हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 जून 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। 29 जून को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आज आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। इस वीडियो को अगर पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। सबसे पहले रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय एमएससी में एमई दिवस जो है 27 जून को मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया पराग्वे। और नाटो के अगले महासचिव होंगे मार्क रूटे। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना जयपुर सैन्य स्टेशन। इसके अलावा भारत और इजिप्ट के बीच होपेक्स नाम का अभ्यास हुआ, ये इजिप्ट में हुआ। सीएससी की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। और असम राज्य के द्वारा बाढ़ के राहत शिविरों में बच्चों को स्कूल इन बॉक्स किट दी जाएगी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कोच्चि में किया गया। अभी हाल ही में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है शिमला में। और ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने कल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई किया था। आज इसका आपने 1 लाइनर में रिवीजन किया। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन कल वाली अगर पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हो या फिर क्विज नहीं सॉल्व किए हो तो इसको जरूर सॉल्व कर लेना। डेली पीडीएफ डेली क्विज के लिए आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में मिलती है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो पहला क्वेश्चन जो होता है वो अपना दिवस और थीम से होता है। और राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस जो है ये 28 जून को मनाया जाता है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कल वाला दिन इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि जो आज मनाया जा रहा है उसको अगले दिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि थीम वगैरह तब आगे रहेगी अच्छे से। तो कल मनाया जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने कमेंट करके बता दिया होगा वो तो ठीक है, नहीं बताया हो तो जान लो पीसी महान लोगस जी की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कल हम लोग उस पर बात करेंगे। आज नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के बारे में जानो। तो जो दोस्तों इंश्योरेंस है क्या? इंश्योरेंस मतलब कि किसी चीज का इंश्योर ये करना कि आपका जो पैसा है, आपका जो धन है वो सुरक्षित है, या फिर आपको इंश्योरिटी दी जाती है कि आप जो है आप जो सामान लेते हो उसके बदले में अगर मान लो उस सामान को कोई संपत्ति को नुकसान हो जाता है या व्यक्ति का नुकसान हो जाता है, उसके बाद भी आपको कुछ मनी जो है इंश्योर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी खरीदी और गाड़ी का इंश्योरेंस कराया। अब गाड़ी मान लो इसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये चकनाचूर हो जाती है, तो ऐसे में इंश्योरेंस क्लेम करके आप उसकी धनराशि प्राप्त कर सकते हो। जिस हिसाब से जिस वैल्यू वाला आपका इंश्योरेंस होगा उस हिसाब से आपको कवरेज मिलेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति है, अगर वो खुद का इंश्योरेंस कराता है तो अगर उसकी अचानक से डेथ हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो फिर इंश्योरेंस के रूप में पैसे मिलते हैं। ऐसे ही अब बहुत प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे दुकान में आग लग गई तो शॉप इंश्योरेंस, होम बहुत सारे मतलब एक्सीडेंट हुआ इंश्योरेंस, बहुत प्रकार के इंश्योरेंस आने लगे हैं। तो इन सब के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और 28 जून का ये दिन चुना गया है। भारत में अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो सबसे बड़ी जो बीमा कंपनी है वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं आज के टाइम पर सिद्धार्थ मोहंती। LIC का दोस्तों 2021-22 में जब इसका IPO आया था तब ये भारत का सबसे बड़ा IPO है। तब से आज तक ये सबसे बड़ा IPO बनकर के बैठा हुआ है। ठीक है, IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब पहली बार लिस्ट होती है कंपनी तब। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे ये जून महीने के इंपॉर्टेंट डेज की। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 5 जून को वैश्विक पर्यावरण दिवस। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 8 जून को ही विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया गया। इसके अलावा
23 जून को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, 27 जून को एमएसएमई डे और 28 जून को बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया। क्लियर। अगला, हाल ही में मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड जो है इसको नवरत्न का दर्जा मिला है। ये नवरत्न का दर्जा पाने वाली कौन सी कंपनी बन गई है? तो मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड जो है ये 18वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। भारत में आप जानते हो पीएसयूज जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स, इसमें 4 प्रमुख कैटेगरीज दी गई हैं। एक होता है सबसे ऊपर महारत्न की, फिर होता है नवरत्न का कैटेगरी, उसके बाद होता है मिनी रत्न कैटेगरी 1, फिर मिनी रत्न कैटेगरी 2 या कहें मिनी रत्न कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं सरकारी कंपनियों की, जो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग होती हैं उनकी। ये 4 प्रकार से वैल्यूएशन के हिसाब से बड़ी कंपनियों को लिस्ट किया जाता है। अब इसमें नवरत्न का दर्जा पाने वाली कंपनियों में 18 कंपनी हो गई है, क्योंकि 18वीं ये अभी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को मिला हुआ है। तो यानी 18 जो है नवरत्न कंपनियां हैं और महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है। मिनी रत्न कैटेगरी ए, कैटेगरी बी दोस्तों आपको याद भी नहीं करना है, क्योंकि संख्या भी बहुत ज्यादा होती है और प्लस इसमें अपडेट भी बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। ये मझगांव डाक शिप बिल्डर्स जो है ये शिप बिल्ड करता है, जो जहाजें होती है ना पानी की, उसको बिल्ड करता है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो ये 18वीं पीएसयू बन गई है नवरत्न का स्टेटस पाने वाली। अच्छा, नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिलने से क्या इसको कुछ फायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा। एक तो ये वैल्यूएशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किसको क्या कैटेगरी में शामिल किया गया। जब उस कैटेगरी में शामिल होता है तो उसको कुछ छूट भी दी जाती है। जैसे अब मझगांव डाक जो होगा ये अब 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं लेगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ में ये 1 साल के भीतर भीतर ये कुल संपत्ति का 30% तक का निवेश भी कर सकता है कहीं पर, लेकिन वो 1000 करोड़ रुपए के अंतर्गत रहना चाहिए। तो ये कुछ फायदे मिलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रकार की छूट मिलती है। एक प्रकार की ब्रांडिंग हो जाती है कि भाई नवरत्न कंपनी है, तो शेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू ये सब वगैरह बढ़ जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं वो लिस्ट जिसमें आपको पता लगेगा कि वर्तमान समय में कितनी महारत्न है, कितनी नवरत्न है। तो आज के टाइम पर देखो साथियों 13 महारत्न कंपनियां हैं और 18 नवरत्न कंपनियां हैं। तो जो रिसेंट में न्यूज में आया रहता है वो तो पूछ लिया जाएगा नवरत्न से, लेकिन महारत्न में किसी भी प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि गेल जो है ये महारत्न है कि नहीं है, इस प्रकार से, मतलब किसी भी को, तो इसको तो पूरा आपको याद होना चाहिए लिस्ट, ठीक है ना। और नवरत्न में जो रिसेंट में चर्चे में आए रही, रिसेंट में शामिल हुई रही कंपनी है उसको याद रखना है केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कहां पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया? तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने दोस्तों अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की थी, अनाउंस किया था बहुत पहले, और अब उसको मंजूरी भी मिल गई है। इसके लिए टाटा सन्स वाला जो बिड है इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा, यानी कि म्यूजियम्स ऑफ टेम्पल्स बनाया जाएगा। ये 700 करोड़ रुपए के अप्रूवल से बनेगा और यूपी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और यहाँ पर तो 650 लिखा गया है, ये 750 है एक्चुअली में, 750, ठीक है। जिसमें 600 करोड़ तो 650 करोड़ इसी में लगाए जाएंगे और 100 करोड़ बाकी के विकास, आसपास के विकास कार्यों के लिए होंगे। तो टोटल 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है। अब इसमें बाकी के जो 100 करोड़ होंगे उसमें लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु में हेलीकॉप्टर सेवाओं की भी शुरुआत की जानी है। तो ये भी बात सही है जो यहाँ लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि गलत है। 650 करोड़ इस मंदिरों के लिए और 100 करोड़ यहाँ के लिए, ठीक है। तो 90 साल की लीज पर टाटा सन्स जो है ये मंदिरों का संग्रहालय को बनाएगा और देखभाल की जिम्मेदारी भी रखेगा अपने पास, और इसको ₹1 नाम मात्र राशि पर यह बिड दी गई है, ठीक है। चलिए अगला उत्तर प्रदेश अब आया है, तो उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं पिछले दिनों में क्यों क्यों ये चर्चे में रहा। विश्व के पहले एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र जो है इसको स्थापना की मंजूरी मिली, मतलब ये स्थापित किया भी जा चुका है, उद्घाटन हो गया है एक प्रकार से। महाराजगंज में बन रहा है, महाराजगंज उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहीं पर ये बन रहा है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है, ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश ई रिक्शा चालक आरती जो है इनको यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश मत्स्य कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी मिली है। MUI योजना, ये पूछा गया था अभी एग्जाम में, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश से स्टैटिक जान लो। उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपको दिख रहा है मैप में, ये 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो कि सर्वाधिक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है ये क्षेत्रफल के मामले में चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, पहले स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के मामले में बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जाएगा आगे भी। यहाँ पर जो बेसिक डिटेल दी गई है इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ का राजकीय पशु जो होता है वो होता है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी है दोस्तों पलाश, क्या है? पलाश। राजकीय वृक्ष होता है अशोक का वृक्ष, अशोक का वृक्ष होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ का जो सिंबल होता है, राजकीय सिंबल होता है, उसमें 2 मछलियां हैं, एक तीर धनुष है, ओके, और 2 स्टार बने हुए हैं। लखनऊ राजधानी है, बाकी कभी और बताएंगे। एक और जरूरी बात दोस्तों, टेक्स्ट बुक का पावर प्ले ऑफर चल रहा है और ये कल तक है, 27 से 30 जून तक है और 351 रुपए में आपको मिल जा रहा है इसके तहत टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि जस्ट इसके बाद 539 रुपए से ऊपर का होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है टेक्स्ट बुक पास प्रो तो इसको लीजिए। 1 साल की वैलिडिटी के साथ होगा। एनजेटी कूपन कोड लगाओगे तो 12% को आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 351 का ये टेक्स्ट बुक पास प्रो, इसका आप एक्सेस कर सकते हो अभी के लिए, और नहीं तो एग्जाम्स आ रहे हैं उसके बाद प्राइजेस इनके बढ़ जाएंगे और फिर आपको यही चीज़ें महंगे दाम में मिलेगी। जब आपको ज़रूरत होती है, जब आपका मन करता है कि अब मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, तैयारी पूरी हो गई है, तो उस टाइम पर जब आप जाओगे लेने तब पता चलेगा कि अभी 500 का चल रहा है, 550 का चल रहा है। तो वैसे में आपको या तो इंतजार करना होगा या तो ज़्यादा पैसे दे करके लेना होगा। इसलिए अभी मौका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए इसको परचेज कीजिए और एमजेटी कूपन कोड यूज कीजिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका, जापान और किस देश के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया गया? तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, ये तीनों देश मिलकर के फ्रीडम एज नाम से एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जो है बेसिकली चाइना को और उत्तर कोरिया को कवर करने के लिए, एक प्रकार से उनको काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज करेंगे फ्रीडम एज, ठीक है। क्योंकि इस रीजन में अगर आप देखो तो नॉर्थ कोरिया जो है ये एंटी-एलाई है यूएस का और जापान का, और साथ ही साथ चाइना भी है, दक्षिण चीन सागर में वो परेशान करता है। और ऊपर उत्तर कोरिया का ही सहयोगी देश है रसिया। अभी आप देख रहे हो कि व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन एक साथ गाड़ी पर बैठे थे, व्लादिमीर पुतिन गाड़ी चला रहे थे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन है इन दोनों की, रूस और उत्तर कोरिया को। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि उत्तर कोरिया ने अपने कुछ सेनाओं को, कुछ सैनिकों को रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर ऐसा होने लगता है, 2-4 देश और शामिल हो जाते हैं, तो ये जो वार है वर्ल्ड वार का रूप ले लेगी, क्योंकि इसमें वर्ल्ड पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल फ्रीडम एज एक्सरसाइज अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया कर रहे हैं। अगला, यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी होपेक्स हुआ था भारत और मिस्र के बीच में, तरंग शक्ति भारत ने किया, मल्टी नेशनल है। जिमेक्स भारत जापान के बीच में जापान में हुआ। रेड फ्लैग अभी अलास्का में हुआ। अभ्यास तर्कस भारत अमेरिका ने कोलकाता में किया। शक्ति भारत फ्रांस के बीच में होता है, वरुण, गरुण, शक्ति, तो ये मेघालय में हुआ। गगन स्ट्राइक भारतीय सेनाओं ने किया पंजाब में, और संयुक्त सुरक्षा अभ्यास भारत इजराइल ने किया नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में किस लेखिका के लघु कथा ऐश्वर्या राय ने कॉमनवेल्थ पुरस्कार जीता? यहाँ पर ऐश्वर्या राय लेखक नहीं है, ऐश्वर्या राय इस पुस्तक का नाम है, ठीक है ना, इस शॉर्ट स्टोरी का नाम है जिसने ये कॉमनवेल्थ पुरस्कार जीता है। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो किसने लिखी है, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो इसको लिखा है संजना ठाकुर ने। और ऑब्वियसली देखो नाम है ऐश्वर्या राय, तो ऐश्वर्या राय के ऊपर लिखा गया होगा। ऐश्वर्या राय वही जो आप सही समझ रहे हो एक्ट्रेस हैं, उन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है और संजना ठाकुर ने लिखी है। तो ये इस पुस्तक के लिए कॉमनवेल्थ पुरस्कार पाई हुई है। संजना ठाकुर आपको यहाँ पर दिख रही हैं और इन्होंने ये जीता है, शॉर्ट स्टोरी प्राइज ये जीती हुई है कॉमनवेल्थ का। लंदन में एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था, GBP 5000 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी अवार्ड। तो उसमें इन्होंने 7359 प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ा और उसके लिए ये पुरस्कार जीत लिया है। अब ये तो बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ऐसा क्या था जो 7359 लोगों की पुस्तकों को पीछे छोड़ दिया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और पुरस्कार सम्मान की। जैसे
विल्लेन सुब्बैया को भी EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। कृष्णा प्रकाश को वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला। विराट कोहली को ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। बृहत सोमा स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी का अवार्ड पाए हैं। मेजर राधिका सेन UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इनको। जेनी एर्पेनबेक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाए हैं। इस बार पूछा जाएगा आपसे। श्रीनिवास आल कुलकर्णी को 100 पुरस्कार मिला है। रस्किन बॉन्ड साहित्य अकादमी फेलोशिप पाए हैं। अगला, हाल ही में किस दिग्गज क्रिकेटर को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों कपिल देव को, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कैप्टन रह चुके हैं। इन्होंने पहला वर्ल्ड कप जिताया था भारत को ODI का, और उसके बाद MS धोनी ने जिताया। तो इन पर एक मूवी बनी है 1983 पर, 83 नाम से मूवी है वो। 1983 में इन्होंने पहला वर्ल्ड कप जिताया था। तो कपिल देव का इंटरेस्ट गोल्फ में भी है, और इस इंटरेस्ट को देखते हुए अभी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने इनको अपना अध्यक्ष चुना है, कपिल देव। ठीक है ना। हालांकि बोलो जुआ केसरी वाली कैटेगरी में ये भी आते हैं। इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अगला, हाल ही में जारी नवीनतम ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? तो देखो T20 की रैंकिंग में लगातार सूर्य कुमार यादव टॉप पर चल रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में ICC ने जो नई T20 रैंकिंग जारी की है ना, इसमें ट्रेविस हेड ने सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है। सूर्य कुमार यादव पहुंच गए सेकंड पोजीशन पर और ट्रेविस हेड पहुंच गए फर्स्ट पर। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के हैं क्रिकेटर। ये वही बंदा है जिसने ODI वाले विश्व कप में 130 रन मारा था भारत के खिलाफ फाइनल में और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार T20 में तो इनकी भारी बेइज्जती हुई इनकी टीम की, अफगानिस्तान की वजह से ये बाहर हो गए। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया टीम बाहर हो चुकी है और इनके एक क्रिकेटर डेविड वार्नर ने संन्यास की भी घोषणा कर दी है। वर्ल्ड कप का आज फाइनल है। आज शाम को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का ये मैच होगा, फाइनल मैच होगा। साउथ अफ्रीका की टीम अपने वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार पहुंची है फाइनल, और भारत तो खैर पहुंचती रही है। पिछले 3 फाइनल लगातार भारत ने खेले हैं, लेकिन इस बार देखो क्या होता है। सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर बल्लेबाज पर बन गए। ट्रेविस हेड को 844 अंक मिले हैं। सूर्य कुमार यादव 842 अंक पर हैं। इसके अलावा टॉप 5 में बात करें तो फिल साल्ट, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी हैं। आगे, किस पुलिस फोर्स के महानिदेशक श्री मनोज यादव ने कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए संज्ञान ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में RPF के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक श्री मनोज यादव जी ने अभी एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है संज्ञान ऐप। ये संज्ञान ऐप बेसिकली जो RPF के ही पर्सनल्स होंगे उनके लिए है, जो RPF के कर्मी हैं, और उनको ट्रेनिंग करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, संज्ञान ऐप। ठीक है ना। तो उनको बेसिक डिटेल्स दिया जाएगा, डेटाबेस कैसे एक्सेस करना है, कैसे क्या नियम कानून होते हैं, सब कुछ ये बताया जाएगा उसी ऐप में। कुछ और ऐप की अगर हम लोग रिवीजन की बात करें तो प्रवाह पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा। बूथ राब्ता पंजाब ने लॉन्च किया। सी विजिल चुनाव आयोग ने, सक्षम ऐप चुनाव आयोग ने, नो योर कैंडिडेट चुनाव आयोग ने, मिशन 414 चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। तो ये क्योंकि इलेक्शंस थे तो उस दौरान खूब ऐप लॉन्च कर रहा था चुनाव आयोग। अगला, केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 में संशोधन के तहत सेरोगेसी का विकल्प चुनने वाली कमीशनिंग माताओं को कितने महीने का अवकाश दिया जाएगा? तो जो माताएं सेरोगेसी का विकल्प चुनेंगी वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव पाएंगी। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत ये संशोधन करके बताया गया है। तो सेंटर ने अमेंड किया है रूल, अलाउ किया है 6 महीने की मैटरनिटी लीव फॉर द स्टाफ इन केस ऑफ सेरोगेसी। ठीक है, तो 180 दिन की ये लीव होगी। अच्छा, साथ ही साथ माताओं के अलावा पिताओं को भी यहाँ पर पितृत्व अवकाश मिलेगा, पैटर्निटी लीव मिलेगी 15 दिनों की। ठीक है, तो पिछले 50 साल के पुराने नियम में एक बड़ा बदलाव किया गया है, लेकिन ये उन्हीं के लिए होगा जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं। अगला, पेरिस ओलंपिक में ड्रेसेज में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए EFI ने किसको चुना है? तो देखो पेरिस ओलंपिक में इस बार ड्रेसेज में जाने के लिए ना 2 भारतीय थे जो मतलब कह सकते हैं ना कैपेबल माने जा रहे थे कि वो जाएंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे ड्रेसेज में, घुड़सवारी जिसे कहते हैं। उसमें अनुज अग्रवाल थे और श्रुति बोरा, लेकिन इस बार अनुज अग्रवाल को जो है चुना गया है। श्रुति बोरा आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इनके बारे में बताया था।
54 के आसपास इनकी एज हो चुकी है। अनुज अग्रवाल जो हैं इनको अभी चुना गया है, ये होंगे रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंडिया के पेरिस ओलंपिक में, ठीक है ना। तो ये घुड़सवारी को करेंगे, ड्रेसर्स में जाएंगे। भारतीय घुड़सवारी महासंघ ने ये फैसला लिया है, भारत की पहली प्रविष्टि होगी इस इवेंट में। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है साथियों, इसको लाइक जरूर कर दिया करो, आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। इसके अलावा साइंस की ई बुक इंग्लिश में भी आ गई है, जिनको इंग्लिश में लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, जिनको हिंदी में लेना है वो भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये ई बुक आपको रेलवे के सभी एग्जाम में फायदा देगी। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जॉर्डन में किया गया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने कल पूछे थे। आज आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस देश ने की थी। दूसरा, प्लास्टिक कचरे को से सड़क बनने वाला पहला मेट्रो स्टेशन कौन सा है। कल की वीडियो से ही दोनों क्वेश्चन है, कल की वीडियो देखे होगे तो जरूर आंसर कर ले जाओगे। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऐप पर तो आपको मिलेगी ही, वहां पर ऐप पर ही आपको क्विज भी मिल जाएगी। तो MJT ऐप डाउनलोड कीजिए और MJT एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।